अब पढ़ लेते हैं बोर के सिद्धांत की कमियां क्या क्या थी। बोर के सिद्धांत की कमियों के बारे में बात करते हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या थी सिद्धांत की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो फेमस इनकी जो कमी मानी जाती है सिद्धांत में, वो ये है कि ये सिद्धांत केवल उन परमाणुओं या आयनों के लिए लगता था जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। उन परमाणुओं और आयनों के लिए लगता था जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन। कुल कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप बाहर निकाल दो, उसको आयन बना दो, तब तो लग जाएगा नियम, वरना नियम लगता नहीं था। मतलब ये केवल उन परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ही कर पाए जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। ये नियम केवल उन्हीं पे लगता था, इनके अलावा किसी भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो कर ही नहीं पाए। शुरू करें, लिखें इसको, ये याद करनी है आपको। यह सिद्धांत केवल उन परमाणु या आयनों के लिए ही लागू होता था, वैलिड था, जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे परमाणु आयन कौन से हो गए? जैसे परमाणु तो हो गया हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बाहर निकाल, एक बाहर निकाल दो इसमें से, +1, एक बाहर निकाल दिया ना तो एक ही बचा। देखो वापस समझना, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, +1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 में से एक तो निकल गया ना, 2 में से एक तो निकल गया, कितना बचा? एक ही बचा। लिथियम के अंदर बात करें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने निकालने पड़ेंगे? 2। इनके लिए लागू होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग? अर्थात वे हाइड्रोजन परमाणु के अलावा किसी भी अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। कोई तकलीफ? बस इनके लिए लगा नियम, बाकी किसी के लिए नहीं लगा। सिर्फ इस परमाणु के हाइड्रोजन की व्याख्या के परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है, इनके कर दी, बाकी इनके अलावा किसी की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरी बात करते हैं, उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब उन्होंने नाभिक को स्थिर बताया। एक तो नाभिक स्थिर तभी रह सकता है जबकि उसका द्रव्यमान क्या हो? उसका मास कितना हो? अनंत, जो कि संभव नहीं, जो कि असंभव है। देखो कथन में गलतियां ढूंढ रहे हैं लोग, जितने बड़े साइंटिस्ट उतनी बड़ी गलतियां ढूंढी जा रही है। देखो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नाभिक स्थिर रहता है। अब लोगों ने कहा भाई नाभिक स्थिर रहता है, इसका मतलब तो क्या हुआ? बात पकड़ ली लोगों ने।
कहा कि भाई नाभिक स्थिर है, इसका मतलब भाई दुनिया में हर चीज अपनी जगह पर कंपन कर रही है। ये अणुगति के सिद्धांत बोलता है, सिद्ध बातें हैं ये तो। वो कह रहे नाभिक स्थिर रहता है, ये स्थिर वर्ड बोल करके वो और फंस गए। तो लोगों ने कहा भाई ये स्थिर रहने का मतलब तो ये हो गया कि उसका द्रव्यमान अनंत है, और अनंत द्रव्यमान की वस्तु हिलती नहीं है या कंपन नहीं करती अपनी जगह पर। बाकी तो दुनिया की हर वस्तु कंपन कर ही रही है अपने हर ताप पर, परम शून्य ताप के अलावा सब तापों पर। तो गलती है, लोगों ने मान के इसको चला है तो चलने देते हैं। तीसरी, अब स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में बता दिया तो लोगों ने क्या कहा कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, उनकी तीव्रता, सूक्ष्म संरचना और तीव्रता, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब बता दिया वो भी काफी नहीं है उनके लिए, वो कह रहे और भी बताते। तो गलतियां निकाल रहे हैं लोग, कमियां बता रहे हैं इनकी। तो वे अपने मॉडल में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं तथा उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। अरे भैया इतना बता दिया, काफी नहीं था, लोगों ने गलतियां ज्यादा ही निकाली कुछ। चलो, उन्होंने कहा वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ पर लोगों ने एक कमी और निकाली। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट हुए, आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे, पहले ही पढ़ा होगा। सोमरफील्ड ने सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाता है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि बोर साहब आपने तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का जिक्र ही नहीं किया कहीं पर, तो ये भी एक कमी लिखी देते हैं। बोर अपने मॉडल में बोर ने अपने मॉडल में दीर्घ वृत्ताकार, देखिए केवल इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में ही बताया, जबकि सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। क्लियर? कमी समझ में आई आपको? वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में तो बता दिया और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में बताया ही नहीं। ऐसा क्यों, ये बताओ, नहीं बता पाए। चलो 5 ही बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण के बारे में उन्होंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोणीय संवेग क्वांटीकरण की जो पोस्टुलेट है, अवधारणा है, उसका पालन करता है। लेकिन लोगों ने पूछा भाई इसका आधार क्या है, तो उसके बारे में कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए। लिख लेते हैं कि बोर अपने मॉडल में कोणीय संवेग क्वांटीकरण एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लिख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन
नियम लॉ का कोई तर्क संगत आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। ये उनकी 5वीं आप सिद्धांत की कमी बता सकते हो। कोई तकलीफ तो नहीं है? उतारो इसको पहले पॉज करके। पॉज करके उतार लो आप आराम से इसको। आगे बढ़े। तो 5 कमियां पड़ी अपन ने सिद्धांत में। अब 6th लिमिट की बात करते हैं। इनकी क्या लिमिट रहेगी सिद्धांत के, क्या कमी रहेगी? अरे बड़े भाई को ज्यादा डांट पड़ती है, सबसे बड़ा भाई यही है। ज्यादा कमियां निकाल रहे हैं इसकी। बोर कितनी निकालेंगे जबकि सफलता मॉडल था, इतनी कमियां भी कोई निकालने की होती है, लेकिन निकालना पड़ेगा। सबसे बड़े भाई है, डांट सबसे ज्यादा इसी को पड़ती है ना, समझ रहे हो? बड़े भाई की बात कर रहे हैं। अच्छा 6th बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र को बी से लिखते हैं, में विपाटन हो जाता है। विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, मतलब बंटवारा, विभाजन हो जाता है। जिन्हें क्रमशः विद्युत क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम में लिखा है बटी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर। अब स्पेक्ट्रम में रेखा डाली और यहाँ पे बहुत सारे भागों में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई वो उसको नहीं समझा पाए। जिन्हें क्रमशः विद्युत क्षेत्र में बोलते हैं स्टोर्क प्रभाव एवं चुंबकीय क्षेत्र वाले को बोलते हैं जीमान प्रभाव कहते हैं। लोगों ने पूछा क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ये बढ़ गई? आपने तीव्रता समझा ही नहीं, आपने उनकी सूक्ष्म संरचना नहीं समझाई, आपने इनका विपाटन भी नहीं समझाया। तो उनका मुझे इसका पता नहीं, इसके बारे में क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। अर्थात वे स्टोर्क एवं जीमान प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर पाए, ये क्यों हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर और चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं क्यों बढ़ गई? ये स्टोक का प्रभाव था, स्टोक इफेक्ट। स्टोक ने बताया इसको, ये जीमान प्रभाव था। उनको दोनों को नहीं समझा भाई। चलो 7वीं बात और कर लेते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी। विवेक से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आर त्रिज्या के पथ में घूम रहा है। आर का फॉर्मूला बताया उन्होंने, n²h²/4π² k² m z² बताया इन्होंने। वी भी बताया,
v कितना होता है, v होगा 2 पाई k z स्क्वायर बाई NH। तो मोमेंटम भी बता सकते हैं, मोमेंटम बता mv, m v की वैल्यू ये 2 पाई k z स्क्वायर बाई NH। एक साइंटिस्ट हुए हाइजेनबर्ग, एक साइंटिस्ट हुए, नाम है उनका हाइजेनबर्ग, क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं कि भैया आप किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल ले लें, बहुत छोटा पार्टिकल अगर है, उसके लिए ये नियम बनाया गया था, हाइजेनबर्ग का नियम जो बना था। हाइजेनबर्ग का नियम ये कहता है कोई सूक्ष्म पार्टिकल आपके पास है, बहुत छोटा पार्टिकल कण आपके पास है, उसकी पोजीशन मतलब उसकी स्थिति और उसका मोमेंटम मतलब संवेग, दोनों की आप एक साथ बात कर लो तो पूरी तरीके से वो सही नहीं हो सकती, 100% उसमें एक्यूरेसी नहीं हो सकती। एक और दोनों बातें की तो कुछ ये गलत होगी, कुछ ये गलत होगी। अगर 60% गलत है तो ये 40% गलत होगी, ये 30% सही है तो 70% सही होगी, 90% सही है तो ये 10% सही होगी। दोनों 100% सही नहीं हो सकती कभी भी, वो प्रूफ्ड बातें हैं। तो इन्होंने तो अपनी जो सिद्धांत की बात की है तो उसके अंदर देखो ये तो पोजीशन है, स्थिति, उन्होंने पोजीशन की बात भी कर दी, उन्होंने संवेग की बात भी कर दी, मोमेंटम के बारे में बताया, सबके बारे में बता दिया, दोनों के बारे में साथ साथ। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी सूक्ष्म कण, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर एक साथ स्थिति एवं संवेग के बारे में 100% सही मतलब यथार्थ एक्यूरेट जानकारी नहीं दी जा सकती है, इनका स्टेटमेंट है। परंतु बोर्ड ने तो दोनों ही दे दी। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी तो दोस्ती भी खराब है, दुश्मनी भी खराब है, न पक्की दोस्ती करो न पक्की दुश्मनी करो, हम वहां भी नहीं छोड़ते यहाँ भी नहीं बख्शते। अरे इन्होंने तो दोस्ती भी कर ली और प्यार भी कर लिया, दोस्ती भी कर ली, दुश्मनी भी कर ली, प्यार भी कर लिया, नफरत भी कर ली। पर दुश्मनी काय को की, दोस्ती इतनी भी काय को की, दोनों ही करके बैठे रहे। अरे भैया नहीं जरूरत है, हाइजेनबर्ग इसको बिल्कुल मना करते हैं, हो ही नहीं सकता कभी भी, ये प्रूव कर चुके हैं वो। तो एक्चुअली क्या था मैं बताऊँ आपको, वो क्वांटम फिजिक्स का बिगिनिंग का दौर था, तो क्वांटम फिजिक्स ही चल रही है, तो उस समय उन्होंने एंट्री तो करवा दी लेकिन वो उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेचुरल है, जब हम लोग बहुत एक क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते आए, उस दौर में हम बड़े हुए, उस दौर में हमने अपनी रिसर्च की, उसी सोच को बदलते बदलते क्वांटम फिजिक्स में एंट्री तो बोर्ड ने करवा दी, लेकिन कभी भी वो उसको एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एंट्री जरूर करवाई थी। देखो बड़ा भाई है, बहुत कुछ कर गया, कमियां बताई जा रही है, वो भी हमारे को आगे हम सोचना शुरू करें। देखिए कमियां क्यों बताई जाती है, हम कभी भी बोर की रिसर्च को पढ़ते हैं ना, तो चलो बहुत कुछ बताया वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारे लिए अब ये सोचना, बता दिया जो तो हमारे पास है, अब हमारे लिए ये सोचने की बात है कि इसके बाद अब क्या किया जाए। तो रिसर्च के अंदर क्या कमियां आ रही है बतानी भी ज़रूरी होती है। आप समझ रहे हैं बात को, ये हमारे हित के लिए बातें होती है सारी, कि भाई इसके बाद आगे सोचना शुरू करो, जो हो गया सो तो हो गया, वो तो ये है, अब इसके आगे सोचो। तो बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब था पोजीशन, जो कि त्रिज्या से दिया था, स्थिति व संवेग P दोनों के विषय में एक साथ ही बता दिया, एक्चुअली ना तो वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर समझा पाए,
ना उनकी पोजीशन समझा पाए, क्वांटम फिजिक्स को बात ही नहीं कर पाए। बोर इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोनों का कोई भी संबंध नहीं बता पाए। मतलब क्वांटम फिजिक्स की उन्होंने शुरुआत की थी, वो ज़्यादा डीप में उसको नहीं समझा पाए। कमियां थी, पढ़ ली, बोर्ड में पूछी जाती है तो आपको अच्छी अच्छी कमियां हैं लिख देनी चाहिए। बुक से थोड़ा सा एक दो ज़्यादा ही होगी क्या पता, लेकिन आप इसे पढ़ लें अच्छी तरीके से। समझ में आई आपको कुछ कमियां? लिखो फटाफट से। आइए अब स्पेक्ट्रम श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में कुछ हमको पता है, कुछ पता करना है। जो पता करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में था, चक्कर लगा रहा था, ऊर्जा ली, कहीं चला गया। अब वो कहाँ जा सकता है? दूसरी कक्षा में जा सकता है, तीसरी में भी जा सकता है। ज़्यादा ऊर्जा ली तो चौथी में चला जाएगा, उससे ज़्यादा ऊर्जा ली तो पाँचवीं में चला जाएगा या छठी सातवीं में चला जाएगा। अब 10 की पावर -8 सेकंड तक 2 बार रुकता है वो, फिर वापस आता है अपनी कक्षा के अंदर। सातवीं से पहली में आ सकता है, छठी से पहली में आ सकता है, पांचवी से पहली में आ सकता है, चौथी से पहली में, दूसरी से पहली में, दूसरी से पहली में आ गया। अब इतनी तरह के ऑप्शन हमारे पास थे, कहीं रुक कर भी आ सकता है बीच में। सातवीं से पहले पांचवी में गया, पांचवी में कुछ रुका, फिर वापस यहाँ आ गया। बहुत सारे ऑप्शन थे उसके पास, लेकिन पहली कक्षा में आने के बाद इतने सारे ऑप्शन थे उसके पास, 7 ऑप्शन 6 ऑप्शन थे, अनंत ऑप्शन है। अनंत कक्षा भी तो होती है, वहां से भी तो आ सकता है। चलो, अलग अलग कक्षाओं से आएगा तो हम एक बात जानते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। 7 से 1 में आएगा, 1 लैम्डा निकाली। 6 से 1 में आया, 1 लैम्डा निकाली। 5 से 1 में आया, 1 लैम्डा और निकली। 4 से 1 में आया, 1 लैम्डा निकली। 3 से आया, 1 लैम्डा। 2 से 1 में आया, 1 लैम्डा और निकल गई। 7 या 6 लैम्डा निकली। ऊपर ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा भी अनंत से भी आ सकता है। बहुत सारी लैम्डा निकलेगी। अगर एक्सरे फिल्म रख दें तो यहाँ कुछ लाइन मिलती है, स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइनें मिलेगी। उन लाइनों का जो समूह मिलेगा, उन समूह को बोलेगा अपन स्पेक्ट्रम श्रेणी। क्या बोलेंगे? उन लाइनों का जो ग्रुप मिला है आपको, उसे अपन बोलेंगे स्पेक्ट्रम श्रेणी। क्या है समझते हैं? एक बार डायग्राम से समझ लें आप। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा, सातवीं कक्षा। 7 कक्षाएं ले लेते हैं। n बराबर 1 इसके लिए, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ठीक है, इसको बोलते हैं k। कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं साथ में। k, l, m, n, o, p, q। ये कक्षाएं हो गई। या इसकी ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इसकी ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़ा ना सारा? यहाँ ऊर्जा कितनी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितनी ऊर्जा है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी तरह की ऊर्जाएं 7 अलग अलग लेवल्स पर है। और इलेक्ट्रॉन मान लो इस कक्षा में आना चाहता है, क्या ऑप्शन है? या तो यहाँ से आएगा, या दूसरी कक्षा से आएगा, या तीसरी कक्षा से आएगा, या चौथी कक्षा से आएगा, या पांचवी कक्षा से आएगा, या छठी कक्षा से आएगा। या अनंत कक्षा से आएगा, उससे 12वीं कक्षा से आ जाएगा। तो अलग अलग कक्षाओं से जब आएगा तो यहाँ पर अलग अलग लैम्डाओं की बात करनी पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रॉन आएगा, अलग अलग लैम्डा से ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में करता है। ये सारी जो एनर्जी आई है, जिनकी
की अपन बात कर रहे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की एनर्जी है। और यहाँ पर आपको जो ये लाइनों का ग्रुप मिला है, उन्हें बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रमी श्रेणी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणी बोलते हैं। कुछ आ रहा है समझ में आपको? श्रेणी का मतलब समझिए आप अभी। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी को वो इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। क्लियर है? बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं चीज, करेगा ना। अब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? पहली ऑर्बिट में आने के लिए 7वीं से पहली में, 6ठी से पहली में, दिख रहा है आपको? यहाँ से 7वीं से, 6ठी से, 5वीं से, 4थी से, 3री से, 2री से, ये ऑप्शन हो सकते हैं। अनंत से भी आ सकते हैं, ये अनंत है, अनंत कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से। बहुत ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो हर बार एक एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जब एक स्क्रीन के ऊपर मिलेगी आपको, स्क्रीन पर्दा है, कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, तो वहां पर कुछ लाइनों का समूह मिलेगा। इस लाइनों के समूह को बोलते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी। स्पेक्ट्रम का ग्रुप मिला आपको, उनको बोलेंगे अपन स्पेक्ट्रमी श्रेणी। ये स्पेक्ट्रम सीरीज मिली है आपको। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी कक्षा में आना चाहेगा तो कहाँ से आ सकता है? यहाँ से आ सकता है, 3री से, 4थी से, 5वीं से, 6ठी से, 7वीं से, अनंत से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है तो 4थी से 3री में आ सकता है, 5वीं से 3री में, 6ठी से 3री में, 7वीं से 3री में, और अनंत कक्षा से 3री में आ सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में आना चाहेगा, 6ठी से आएगा, सॉरी 4थी कक्षा में आएगा तो 5वीं से भी आ सकता है, 6ठी से, 7वीं कक्षा से, अनंत कक्षा से आ सकता है। कोई 5वीं कक्षा में आएगा तो 6ठी से, 7वीं से, अनंत कक्षा से आएगा, और कोई 6ठी कक्षा में आ सकता है तो 7वीं कक्षा से, अनंत कक्षा से आएगा। बहुत सारे ऑप्शन इनके पास ये हो सकते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी आएगी, देखो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, स्पेक्ट्रम मिला है, वो भी एक स्पेक्ट्रम है, वो भी स्पेक्ट्रम श्रेणी मिलेगी आपको, ये भी स्पेक्ट्रम श्रेणी मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लाइंस मिली, इसको भी स्पेक्ट्रम श्रेणी बोलोगे। यहाँ पर भी एक लाइन मिलेगी, यहाँ से भी एक लाइन मिल रही है, यहाँ से भी लाइन, यहाँ से भी लाइन, यहाँ पर भी सीरीज मिलेगी, यहाँ से भी एक लाइन मिल रही है, यहाँ से भी लाइन मिल रही है, एक सीरीज यहाँ से भी मिलेगी, सब स्पेक्ट्रम सीरीज है। ये भी स्पेक्ट्रम सीरीज, ये भी स्पेक्ट्रम श्रेणी, ये भी स्पेक्ट्रम श्रेणी, ये भी स्पेक्ट्रम श्रेणी। क्या समझ में आया? कि नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली, लेकर के हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ओके, कोई बात नहीं, जाना था उसको, एनर्जी थी उसके पास, यहाँ से यहाँ चला गया, वापस भी तो आएगा, 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकेगा, वापस अपनी कक्षा के अंदर आ जाएगा। अब आएगा तो अलग अलग ऑप्शन है उसके पास, अगर यहाँ गया था तो यहाँ से आएगा, यहाँ गया था तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, अलग अलग कक्षाओं से होकर के पहली कक्षा में आ सकता है, अलग अलग कक्षाओं से दूसरी कक्षा में आ सकता है, अलग अलग कक्षाओं से तीसरी कक्षा में, अलग से चौथी में, अलग से 5वीं में, इस तरीके से वो आएगा। अब अलग अलग श्रेणियां बन गई, तो पहचाने कैसे? इनको नाम दिया गया, इनका तो नाम भी देना पड़ेगा। पहले इतना लिख लेते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों, हायर एनर्जी लेवलों, इतने सारे लेवल हायर लेवल पे से कहीं आ रहा है, स्तरों से किसी
एक निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह प्रत्येक उच्च कक्षा से उस निम्न कक्षा में आते समय अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को मतलब लैम्ब्डाओं को उत्सर्जित करता है तथा पर्दे पर प्राप्त इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। श्रेणी ये स्पेक्ट्रम श्रेणी मिली है, ये भी स्पेक्ट्रम श्रेणी मिली है। अब 5 तरह की हमको पढ़ने 5 की कोर्स में हमारे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड 4 तरह की पढ़नी अपने को। पहले पढ़नी लाइमन, ये होती है बामर, ये होती है पाश्चन, ये होती है ब्रैकेट स्पेक्ट्रम श्रेणी, ये फुंड। इसके बारे में बात नहीं करनी, हमारे है नहीं कोर्स। हाँ होती है केमिस्ट्री में, आप पढ़ते हो, आपको पता भी है कौन सी है, लेकिन मैं बात नहीं करता, आप आगे बात करते हैं। तो ये 5 तरह की हो सकती है, ये 5 ही लिख रहे हैं, 5 तरह की होती है। पहले लाइमन स्पेक्ट्रम श्रेणी। दूसरी होती है बामर या बाल्मर स्पेक्ट्रम श्रेणी। तीसरी होती है पाश्चन स्पेक्ट्रम श्रेणी। चौथा लाइमन पाश्चन ब्रैकेट स्पेक्ट्रमी श्रेणी। और 5वां फुंड, साइलेंट, फुंड स्पेक्ट्रमी श्रेणी। एक, 2, 3, 4, 5 स्पेक्ट्रम श्रेणियां होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से पहली कक्षा में आता है। उच्च ऊर्जा स्तरों से पहली कक्षा में आएगा तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। उच्च एनर्जी लेवल से दूसरी कक्षा में आएगा तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। n बराबर 1 है यहाँ पर, या n बराबर 2 है, या n बराबर 3 में आया, या n बराबर 4 में आया, या n बराबर 5 में आया, या n बराबर 6 पर आया, या n बराबर 1 पर आया। अगर उच्च ऊर्जा स्तरों से पहली कक्षा के अंदर आएगा तो लाइमन श्रेणी बनेगी। उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे में आएगा तो बामर बनेगी। उससे तीसरे में आएगा तो पाश्चन बनेगी। उससे चौथे में आएगा तो ब्रैकेट बनेगी। उससे 5वें में आता है तो फुंड श्रेणी बनती है। 5 श्रेणी अपने को पढ़नी।
इन श्रेणियों के बारे में एक तो अपने को डेफिनेशन देनी है, सबकी डेफिनेशन दे देंगे। दूसरा इसके बारे में अपने को सबसे बड़ी बात ये पढ़नी है कि ये श्रेणी, अच्छा 5 पॉइंट पढ़ने हैं हर श्रेणी के अंदर, ये समझना। एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, सबसे पहले परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा पढ़ लेंगे हमको इसकी। एक तो परिभाषा पढ़नी, हर श्रेणी के लिए 5 पॉइंट है। एक तो परिभाषा, दूसरा n1 की वैल्यू कितनी होती है, n2 की वैल्यू कितनी होती है, ये लिखेंगे। तीसरा जो है वो है कौन से रीजन में, कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, उसका क्षेत्र लिखेंगे। और अगला जो होगा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू लिखने वाले हम लोग, और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू लिखने वाले हैं। बस इसके लिए भी 5 पॉइंट लिखने हैं, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, यहाँ 5 और यहाँ 5 पॉइंट लिखने। पांचों के लिए 25 पॉइंट लिखेंगे अपन। कुछ समझ में आया आपको? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से पहली कक्षा में संक्रमण करेगा, मतलब n1 तो 1 ही होगा, n2 कितना होगा, 2 से 3 से 4 से 5 से अनंत से। जब कोई इलेक्ट्रॉन 7वीं से पहली में आया, तो 7वीं से पहली में आया तो निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा हुआ, 1, और उच्च कौन सा हुआ, 7। अगर 6ठी से पहली में आएगा तो 6 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, तो निम्न ऊर्जा स्तर छोटा वाला तो कौन, यहाँ से आया। देखिए मानिए यहाँ से यहाँ गया तो n1 तो ये रहेगा ना, छोटा वाला तो ये रहेगा। यहाँ अगर यहाँ से यहाँ है तो n1 तो 2 ही रहेगा। पार्शियल श्रेणी के लिए n1 हमेशा 3 ही रहेगा, वो फिक्स होता है। एक्चुअली n1 है वो तो फिक्स है, बस यही फिक्स होता है इसका n1 ये। यहाँ पर बामर के लिए बात करोगे तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। n2 कितना आएगा, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से अनंत से आ सकता है। 1 में आएगा, 2 में आएगा, समझ रहे बात आप? ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, n1 की बात करेंगे तो 3 में आएगा, कहां से, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से अनंत से आएगा। अच्छा, n1 की वैल्यू 4 लिखेंगे, 4 में आएगा, कहां से, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से अनंत से। n1 की वैल्यू 5 में आएगी, n2 की वैल्यू 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से अनंत से रहेगी। परिभाषा बन गई। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो हमें प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम श्रेणी जो होगी उसे लाइनमैन श्रेणी कहना पड़ेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से दूसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो बामर श्रेणी मिलेगी। हायर एनर्जी लेवल से तीसरे में संक्रमण करेगा तो पार्शियल श्रेणी मिलेगी। हायर से चौथे में आएगा तो ब्रैकेट, हायर से 5 में आएगा तो पूर्ण श्रेणी मिलेगी। परिभाषा हो गई, n1 n2 की वैल्यू होगी। क्लियर हुई आपको बात? अब क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ लैम्डा लिखने वाला हूं, उन लैम्डाओं को देखना। लैम्डा मैक्सिमम लिखूंगा पहले मैं, लैम्डा मिनिमम लिखूंगा। लैम्डा मैक्सिमम लिखूंगा, लैम्डा मिनिमम लिखूंगा। लैम्डा मैक्सिमम, ये निकाल के भी देखेंगे अपन लोग। लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम लिखेंगे। ये याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ डाटा है, हम निकाल लेंगे वैसे इसको। लाइमन श्रेणी के लिए बात यहाँ से हो रही है यहाँ तक, बामर श्रेणी के लिए यहाँ से यहाँ तक हो रही है, पार्शियल श्रेणी के लिए यहाँ से यहाँ तक हो रही है, ब्रैकेट श्रेणी के लिए यहाँ से यहाँ तक हो रही है, और पूर्ण श्रेणी के लिए यहाँ से यहाँ तक हो रही है। इसका लैम्डा जो होता है 16 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 912 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके लिए 6563 एंगस्ट्रॉम से लगा करके ये होता है 3646 एंगस्ट्रॉम। ये होता है 18751 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 8220 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए ये होता है 40477 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 14500
72 एंगस्ट्रॉम होती है और पूर्ण श्रेणी के लिए होती है 74,515 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 22,768 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ रेंज है। क्षेत्र की बात करें तो हमको कुछ ये बात समझनी पड़ेगी। देखें, ये जो आपको लैम्डा की रेंज मिली ना, ये रेंज मिली है। आपको पता है हमको 7 कलर किस में दिखते हैं? रेनबो में दिखते हैं। उसकी लैम्डा कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 से 8000 के बीच में देखो ये 3000 समथिंग मतलब 4000 हो गया और ये 8000 के आसपास ये लैम्डा मिली है। ये तो दृश्य क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? दृश्य क्षेत्र में। नहीं, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो इसको। कहाँ मिलती है? दृश्य क्षेत्र में मिलेगी। नहीं, लाइन में नहीं, सॉरी गलत। बामर श्रेणी कहाँ मिलती है? दृश्य क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? दृश्य क्षेत्र में मिलेगी। ये तो फिक्स हो गई, दृश्य क्षेत्र। विजिबल रीजन में मिलती है आपको ये। इसमें आपको 7 कलर दिख सकते हैं। ये कलर दिखेंगे इनके बीच में आपको। हमारी आंखें सिर्फ 7000 से 8000 के बीच की आंखों को देख पाती है। दृश्य क्षमता हमारी इतनी, कैपेसिटी इतनी है हमारी आंखों की। बाकी ये जो है ना, ये बहुत छोटी लैम्डा है जो हम नहीं देख पाते और ये आउट ऑफ रेंज चली गई। ये भी आउट ऑफ रेंज है। और ये रेंज जो है ना, ये होती है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र है ये, है ना? दृश्य के ऊपर होता है पराबैंगनी क्षेत्र। तो ये होती है पराबैंगनी क्षेत्र में, ये मिल गई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेंज है ना, ये सब लिखी गई है ना, ये सारी रेंज है। ये है 40,000, 80,000, 74,000, यहाँ तक पहुंची ना। ये सारी रेंज जो है ना, ये है अवरक्त रेंज। ये कौन सी रेंज है? अवरक्त क्षेत्र में आती है सारी। मतलब ये एक रेंज है लैम्डाओं के अलग अलग। तो बाकी जो तीनों श्रेणियां हैं वो अवरक्त क्षेत्र में। कहाँ? अवरक्त क्षेत्र में। ये भी कहाँ मिलती है? अवरक्त क्षेत्र में। ये भी कहाँ मिलती है? अवरक्त क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ा आपने? थोड़ा समझ लें वापस इसको। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट सबका हो गया। लैम्डा पर खुद निकालेंगे। देखिए आप लाइमन श्रेणी की बात करते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट पहले समझे। लाइमन श्रेणी के लिए जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो स्पेक्ट्रम श्रेणी प्राप्त होगी, उसे बोलेंगे लाइमन श्रेणी। परिभाषा नंबर 1 पहला पॉइंट पर हमको बात करनी थी। दूसरा पॉइंट, इसके लिए N1 कितना होगा और N2 कितना होगा। अच्छा, कहाँ से आया? हायर एनर्जी लेवल से आया। कहाँ आया? फर्स्ट में आया 7 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से 1 में, 2 से 1 में। तो हायर एनर्जी लेवल तो ये 7, 8, 2, 3, 4 ये हो गए। और लोअर एनर्जी लेवल कौन सा हो गया? 1। तो N1 तो 1 हो जाएगा इसके लिए। तो N2 कितना हो जाएगा? 2, 3, 4। N2 की बहुत सारी वैल्यू होगी, N1 की 1 ही वैल्यू होगी। अच्छा, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? याद रखना पड़ेगा। ये इंफ्रारेड, सॉरी ये अल्ट्रावायलेट रीजन है। ये पराबैंगनी क्षेत्र माना जाता है। ये रेंज जो मिली ना आपको, पराबैंगनी क्षेत्र की रेंज है। यहाँ पर निकाल लेंगे। अभी रुको, थोड़ा बोर्ड साफ हो जाए, इसके बाद करते हैं बात। बामन श्रेणी की बात करें, 3 पॉइंट बोले आप। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम श्रेणी को बामर श्रेणी बोलते हैं। बामर श्रेणी के लिए N1 बताओ कितना होता है? 2। और N2 कितना होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। किस क्षेत्र में पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में। पता है आपको, सबसे पहले बामर श्रेणी दिखी थी, क्योंकि दिखती है ना, तो सबसे पहले इन्वेंट बामर ने इसी को किया। उसके बाद में लाइमन और ये सब कुछ आए थे। तो पहले बामर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में सब दिखाई ही नहीं दी। लेकिन हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को पता चल गया, तो उसके बाद अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग श्रेणियां बनी। सबसे पहले बामर श्रेणी का पता चला था, क्योंकि दिख गई थी तो इजी थी बताना। चलो, पार्शियल श्रेणी के लिए आप खुद बोलोगे अपने आप से। परिभाषा बोलो पहले। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से किसमें आएगा? तीसरी कक्षा के अंदर संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं?
पाश्चन श्रेणी बोलते हैं। n1 कितना हो गया 3, n2 कितना हो गया 4, 5, 6, 7, 8, याद हो रहा है ना कुछ? ये लाइन याद नहीं रखनी है, हम निकाल देंगे अपना। किस क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। बाकी सब भी कहाँ? अवरक्त क्षेत्र में। पहली का पराबैंगनी क्षेत्र, दूसरी का दश्य क्षेत्र, बाकी सब का अवरक्त क्षेत्र के अंदर। बस इसी है, क्षेत्र समझ में आ गया। परिभाषा समझ में आ गई। फुंड श्रेणी के बारे में बात कर लो, परिभाषा दो इसकी। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं? फुंड स्पेक्ट्रम श्रेणी बोलते हैं। इसके लिए n1 का मान 5, n2 का मान 6, 7, 8, 9, 10 अनंत। किस क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र पाई जाती है। 3 पॉइंट सबके याद हो गए। हमको लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम निकालना है, वो हम निकाल लेंगे, उसकी मैटर की बात नहीं है। चलो इसको पहले आप ढंग से लिखो। ये समझ में आपको? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, इतने सारे स्तर, किसी एक का या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह प्रत्येक ऊर्जा स्तर से एक निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय प्रत्येक ऊर्जा स्तर से उस निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय अलग अलग लैम्डाओं की तरंगें उत्सर्जित करता है, धीरे उत्सर्जित करता है। बस ये एक लैम्डा निकाली, ये लैम्डा निकाली। पर्दे पर प्राप्त इस स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के समूह को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। 5 तरह की होती है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। क्लियर बात? पॉज करके उतारो वापस से। मैं आपको लाइमन के बारे में बता दूं। 5 पॉइंट बताएं। तो पहले पढ़ेंगे हम लाइमन श्रेणी। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी श्रेणी को क्या कहते हैं? लाइमन स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। इसका एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट बात करें लाइमन श्रेणी के लिए। लाइमन श्रेणी के लिए n1 कितना होगा? 1, n2 कितना होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत से आ सकता है। कहाँ? पहली कक्षा में। अगला पॉइंट, यह श्रेणी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी क्षेत्र में पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? चलो हम ये डायग्राम बैठा दें। आपने बना लिया इसको? चलो शुरू करते हैं। हटा दें इसको पहले। क्षेत्र लिख दिया, n1 n2 लिख दिया, परिभाषा लिख दिया। अब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर, कुछ आ रहा है समझ में? अरे सर क्यों पढ़ा रहे हो? परेशान कर दिया आपने। कहाँ जरूरत है? जरूरत आज नहीं है, बाद में पड़ेगी। पढ़ लो। चल अगला, लैम्डा अगर मैक्सिमम निकालना है तो आपको n1 n2 की जरूरत पड़ेगी।
लैम्डा अगर मिनिमम भी निकालना है, लैम्डा अगर आपको मिनिमम निकालना है तो भी आपको n1 और n2 की जरूरत पड़ेगी। चलो क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2। फॉर्मूला है, मैंने प्रूफ किया है। लैम्डा निकालने का एक ही फॉर्मूला है भाई इस पार्ट के अंदर है, आता है हमको, आता है, सब आता है, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्या पढ़ा। चलिए n1 की वैल्यू का क्या ऑप्शन है आपके पास, n1 की वैल्यू तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, एक ही ऑप्शन है आपके पास। n2 की वैल्यू का ऑप्शन एक तो 2 है और एक अनंत है। अच्छा मेरी बात समझना, क्यों, सब बता दूंगा मैं आपको। अगर n2 का मान आपको चाहिए तो देखो लैम्डा कितना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो n2 की मिनिमम वैल्यू देखो, n2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। अपना आप आपको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे अभी समझते हैं भाई, लैम्डा की वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो n2 की मैक्सिमम वैल्यू, उल्टी वैल्यू देखना, ये मैक्सिमम है तो या मिनिमम, ये मिनिमम है तो या मैक्सिमम। तो n2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अनंत। लैम्डा मिनिमम निकालना तो n2 की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, रखनी किसके अंदर है, 1 बाई लैम्डा z स्क्वायर r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले में रखना है बस। देखो आप समझ में आ जाएगा अपना वो रखते हैं। अच्छा z की वैल्यू तो कितनी है, एक है, z तो एक है भाई, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, और हाइड्रोजन एटम फिक्स है वो तो, फॉर हाइड्रोजन एटम। चलो वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा इसके नीचे कुछ लिखो, 1 बाई लैम्डा r, z तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। n1 की वैल्यू 1 रखनी है और n2 की वैल्यू 2 रखनी है। n1 की वैल्यू 1 रख दी, n2 की वैल्यू 2 रख दी। चलो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई 1 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 बाई 4 1 बाई 4। अच्छा r और 1 में से 1 बाई 4 जाएगा, 3 बाई 4 बचेगा, तो लैम्डा कितना हुआ, देखो लैम्डा करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको इन्वर्स करो तो 4 बाई 3 इंटू 1 बाई r, ये लैम्डा। अच्छा यहाँ भी लिखा जैसे 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू z तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, r है 1 बाई n1 तो 1 है, ये इन्फिनिटी है, n2 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। और किसी भी संख्या में अनंत का भाग लगाते हो तो 0 हो जाता है वो, पता है आपने। तो ये हो गया 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r 1 माइनस 0, 1 बाई 1 तो 1 हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाता है। चलो तो लैम्डा कितना होगा, ये होगा, देखो ये तो 1 हो गया, तो 1 बाई r ही बचेगा। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 बाई r की वैल्यू, 1 बाई r की वैल्यू होती है ना 911.5 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1 बाई r की वैल्यू 911.5। डायरेक्ट याद रखो, ट्रिक है ये तो। अब तो बहुत इजी हो गया था, 4/3 911.5 एंगस्ट्रॉम, ये 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको 912 से कर दो आप, अगर 911 आपको 912 कर दो आप एंगस्ट्रॉम, 911 रहने दो, 912 लिख दो आप, बुक में 912 ले रखा है, तो 912 एंगस्ट्रॉम लिख दो उसको, 912 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इसको गुणा कर लो आप, काटो, 3 3 9 0 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12, इतना एंगस्ट्रॉम आ गया, और ये तो आ ही गया 912। अब आप देखो ये अपन ने रेंज लिखी थी, आप लिख चुके हो, मैं तो रब कर दिया, आप देखना 912, ये तो 912 एंगस्ट्रॉम हो गया। और ये अब आप देखो ये एक रेंज मिली आपको, बाकी सब लैम्डा इसके बीच में मिलेगी, इससे कभी ज़्यादा नहीं मिलेगी, इससे कभी कम नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि देखो
ये चीज बदल रही है लैम्डा सिर्फ n2 के कारण। n1 फिक्स है तो कोई बदलता ही नहीं है, z फिक्स है, r फिक्स है, बदलता है क्या है n2। और n2 की रेंज अपने को पता है 2 से लगा करके अनंत तक थी, हमने 2 भी रख ली, अनंत भी रख दी। क्या पता चला, यह पता चला कि अगर n2 की मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, इससे ज़्यादा कोई लैम्डा नहीं मिलेगा। और लैम्डा की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n2 को इनफिनिटी अनंत मतलब सबसे बड़ा रख दो, n2 की मैक्सिमम वैल्यू रखो तो लैम्डा मिनिमम मिल जाएगा, n2 की मिनिमम वैल्यू रखो तो यहाँ मैक्सिमम मिल जाएगा। मैं इसको मिनिमम लिख देता हूँ यहाँ पर, n2 की मिनिमम वैल्यू रखना, लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगा। और n2 की मैक्सिमम वैल्यू रख देना तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा को ये मैक्सिमम लैम्डा है। अब तो लिख सकते हैं ना, प्रूफ हो गया ना, ये मैक्सिमम लैम्डा, ये मिनिमम लैम्डा है। वैल्यू रखते ही मिनिमम हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है, यहाँ तो मिनिमम रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है। अब मिनिमम रखते जो वैल्यू रखती है आपने ये, तो ये मिनिमम हो गया। तो 5 पॉइंट हो गए, आपको समझ में आया कुछ? लाइमन श्रेणी का पहला पॉइंट परिभाषा का हो गया, दूसरा पॉइंट n1 n2 का हो गया, तीसरा पॉइंट किस क्षेत्र में आ जाती है ये हो गया, चौथा कितना मैक्सिमम मिलता है कितना मिनिमम मिलता है। कोई प्रॉब्लम? 5 पॉइंट हो गए। लाइमन श्रेणी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको पूछेगा, बोलेगा लाइमन श्रेणी की अधिकतम लैम्डा बताओ तो ये कर देना, लाइमन श्रेणी की मिनिमम लैम्डा बताओ तो ये कर देना, लाइमन श्रेणी बताओ पूरी समझाओ तो ये कर देना। 5 पॉइंट लिखना आपको। कौन से पॉइंट? परिभाषा हो गई, लाइमन श्रेणी के लिए बात हो गई, तीसरा कौन सा क्षेत्र में जाती है, लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम। 5 पॉइंट है। बामर श्रेणी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे हम बामर श्रेणी की बात करते हैं। हमारे पास दूसरी श्रेणी कौन सी है? बामर श्रेणी। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से कहां दूसरे द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम श्रेणी को क्या बोलते हैं? बामर स्पेक्ट्रम श्रेणी बोलते हैं। कोई तकलीफ? बामर श्रेणी के लिए आप जानते हो क्या चेंज होगा? n1 तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा? तीसरी कक्षा से आएगा, अनंत में से कहीं से भी आ सकता है। ये कहाँ पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में। किसमें? दृश्य क्षेत्र में। दृश्य विजिबल जोन क्षेत्र में पाई जाती है। n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 रखनी पड़ेगी मैक्सिमम के लिए, और यहाँ 3 रखनी पड़ेगी मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ 2 रखोगे, यहाँ पे अनंत रखोगे, तो रख दो, फिर फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 1/4, 1/9। एलसीएम कितना आएगा? 9 चौक 36, तो 9 - 5 4, 5 आएगा। तो ये कितना हुआ फिर? 36/5, 36/5 उल्टा हो गया, 1/r हो गया। ये हो गया 2 × 912 एंगस्ट्रॉम। यही होगा, यही होगा, अरे यही होगा भाई, यही होगा। 7.2 × 912 एंगस्ट्रॉम लिख लो। चलो चलो यहाँ भी चेंज करें, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, तो क्या हुआ फिर? यहाँ 1/4 है, वो अनंत तो 0 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1/r, 4 टाइम्स ऑफ 1/r, और 4 बड़ा है तो 912 एंगस्ट्रॉम, तो ये है ही। और इनकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, गुणा कर लो आप, तो आसानी से गुणा करोगे ना आप, तो 65 63 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा, और ये आएगा 36 47 36 46 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसा ही आएगा।
ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये वैल्यू निकाल लो, गुणा करने को देखो आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी है इसको गुणा कर लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कितना हुआ ऊपर नीचे, 4 × 8 हो गया और 4 × 4 हो गया, 936 हो गया। इतना ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, इसमें कुछ उलझना नहीं है आपको, जो आ गया सो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज याद रखनी है लाइमन बामन पार्शियल ब्रैकेट फंड के लिए। लाइमन बामन मैंने किया, पार्शियल ब्रैकेट फंड आपको करना है, सब बता दिया मैंने आपको, कर लोगे ना। लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम ही तो करना है, बाकी सब तो हम कर चुके हैं, डायग्राम में लिख लिया, क्षेत्र लिख लिया, NO2 लिख लिए, परिभाषा बोल दी, इसी है, कुछ नहीं इतना। समझ में आया कुछ? आया कुछ समझ में? लिखो इसको अच्छे तरीके से।